Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study disasters. Now start the lecture and understand what is disaster. See, disaster is a occurrence जो कि without warning के क्या होता है occur होता है. For an example, cyclone है, tsunami है, earthquake है, ये without warning के क्या होते हैं occur होते हैं. साथ ही साथ ये क्विकली क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, विच मीन्स इन दिस शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम ना तो हम ह्यूमन को ना ही प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर पाते हैं. साथ ही साथ इनसे लाइफ के साथ साथ प्रॉपर्टी भी डैमेज हो जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है. फॉर एन एग्जांपल बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, कैनाल्स हैं, राइट, डैम्स, ये पूरी तरीके से डैमेज या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. एंड दीज अकरेंस अफेक्ट ह्यूमन, कई ह्यूमंस की जान चली जाती है. साथ ही साथ जहां पर ये अकर होती हैं वहां के एनिमल्स हो या प्लांट कम्युनिटी हो वो भी वेडली अफेक्ट होती है. सो इन दिस वे डिसास्टर इज एन अनडिजायरेबल, जिसकी हम कभी भी डिजायर नहीं करते हैं. सो डिसास्टर इज एन अनडिजायरेबल अकरेंस रिजल्टिंग फ्रॉम फोर्सेस दैट आर लार्जली आउटसाइड द ह्यूमन कंट्रोल. Strikes quickly with little or no warning, which causes or threatens serious disruption of life and property, including death and injury to a large number of human, animal and plant community. या in short हम कह सकते हैं कि disaster is defined as a crisis situation causing widespread damage or destruction which far exceed our ability to recover. डिसास्टर कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, जो डिसास्टर्स हैं, डिसास्टर्स आर कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे माइनिंग हो जाएगा, राइट, माइनिंग है, फायर एक्सीडेंट्स हैं, एज वेल एज नेचुरल कई रीजंस होते हैं जिनकी वजह से डिसास्टर अकर होते हैं, राइट. अब हमें यहाँ पर जो है एमसीक्यूज में अगर पूछा जाए आपसे, राइट, एमसीक्यूज में हो सकता है आपको जो एक्सट्रीम इवेंट है या फिर हजार्ड है या डिसास्टर है, इनकी क्या दी जा सकती है, डेफिनेशन दी जा सकती है और आपसे पूछा जा सकता है. देयरफॉर यू मस्ट कम टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, राइट, एक्सट्रीम इवेंट, हजार्ड एंड क्या हो जाएगा, डिसास्टर हो जाएगा. सो वी हैव स्टडीड डिसास्टर, नाउ लेट्स कम टू नो व्हाट इज एक्सट्रीम इवेंट. See, those events which occur occasionally and cause danger to human society by intensifying the natural process. Natural process for an example जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर हो जाएगा. अब किसी पर्टिकुलर एरिया में टेम्परेचर राइज होता है, राइट, जिससे ह्यूमन अफेक्ट होते हैं या वहाँ का जो भी बायोम है, राइट, वो अफेक्ट होता है, तो उसको एक्सट्रीम इवेंट कहेंगे. जैसे कोल्ड है, अगर कहीं पर कोल्ड इंक्रीज होती है तो वह भी किस में गिनी जाएगी, एक्सट्रीम इवेंट में गिनी जाएगी, राइट. तो जैसे टेम्परेचर का इंक्रीज होना, कोल्ड का इंक्रीज होना, राइट, कंटिन्यूसली क्या हो जाएगा, रेनफॉल हो जाएगा, राइट. तो ये क्या कहलाती है, एक्सट्रीम इवेंट कहलाती हैं. बस ये है कि जो एक्सट्रीम इवेंट हैं उनसे लार्ज स्केल पर डैमेज या डिस्ट्रक्शन नहीं होता है. ये केवल और केवल ह्यूमन को या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं. सो दीज इवेंट्स विच अकर ऑकेजनली एंड कॉज डेंजर टू ह्यूमन सोसाइटी बाय इंटेंसिफाइंग द नेचुरल प्रोसेसेस अराइजिंग बाय नेचुरल और मैन मेड रीजंस आर नोन एज एक्सट्रीम इवेंट्स. क्लियर. अब एक्सट्रीम इवेंट्स के बाद में क्या आते हैं, हजार्ड्स आते हैं, जिससे और भी ज्यादा जो ह्यूमन से वो क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं. सो दोज एक्सट्रीम इवेंट्स अराइजिंग ड्यू टू नेचुरल और मैन मेड कॉजेज या मैन मेड रीजंस विच एक्सीड द टॉलरेंस लिमिट ऑफ एनी सिस्टम, विच मीन्स दैट कि अगर जैसे कहीं पर सीवियर कोल्ड होता है तो उसको हम कहेंगे एक्सट्रीम इवेंट. बट इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि वो उस सिस्टम के टॉलरेंस से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, और वहां पर बिकॉज ऑफ द कोल्ड जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ होने लगती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हजार्ड कहेंगे, राइट. सो दोज इवेंट्स अराइजिंग ड्यू टू नेचुरल और मैन मेड रीजंस विच एक्सीड द टॉलरेंट लिमिट ऑफ एनी सिस्टम आर नोन एज हजार्ड्स, राइट. और एक तरीके से अगर हम देखें तो जो डिसास्टर है, राइट, disasters are those extreme events or hazards
right, which are responsible for large scale human, animal and plant community destruction or damage, right. So ये extreme event, hazard और disaster में क्या हो जाएगा, difference हो जाएगा. Now types of disasters. See, what is the reason behind occurrence of any disaster? उस आधार पर जो डिसास्टर्स हैं उनको नेचुरल डिसास्टर्स में और मैन मेड डिसास्टर्स में क्लासिफाई किया जाता है, राइट. ऐसे डिसास्टर्स जिनके पीछे नेचुरल रीजंस होते हैं, राइट, उनको नेचुरल डिसास्टर्स कहा जाता है, राइट. एंड दोज डिसास्टर्स, राइट, फॉर देम द रीजन इज ह्यूमन एक्टिविटी, तो उनको मैन मेड डिसास्टर्स कहा जाता है. द फर्स्ट इज नेचुरल डिसास्टर, right. So disasters caused by natural activities are known as natural disasters. और जो natural disasters हैं वो फिर कई टाइप के होते हैं. अब इसमें से यहाँ से MCQ बन सकता है, right, कि which disaster does not belong to atmospheric disaster और climatic disaster. तो फिर आपको पता होना चाहिए. सो लेट्स स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल डिसास्टर. द फर्स्ट इज क्लाइमेटिक और एटमॉस्फेरिक डिसास्टर, राइट. सिंपली मीन्स ये है कि क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से या एटमॉस्फेयर में चेंज या किसी अन्य रीजन की वजह से जो डिसास्टर्स अकर होते हैं उनको ही क्लाइमेटिक या एटमॉस्फेरिक डिसास्टर कहा जाता है. फॉर एन एग्जांपल साइक्लोन, देन क्लाउड बर्स्ट, एवेलांस हो जाएगा, टॉर्नेडो एंड हैरिकेन्स हो जाएंगे, राइट. देन हीट वेव्स हो जाएंगे, ड्रॉट हो जाएगा, हेल स्टॉर्म हो जाएगा, कोल्ड वेव हो जाएगा एंड सुनामी हो जाएगा. सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, टेरेस्ट्रियल या लैंड रिलेटेड क्या हो जाएंगे, डिसास्टर्स हो जाएंगे, राइट. तो टेरेस्ट्रियल या लैंड रिलेटेड डिसास्टर्स में सबसे पहला क्या हो जाएगा, लैंडस्लाइड हो जाएगा, देन अर्थक्वेक हो जाएगा, वॉल्केनिक एरप्शन हो जाएगा, सबसिडेंस हो जाएगा और सॉइल इरोजन हो जाएगा. सो दीज आर टेरेस्ट्रियल और लैंड रिलेटेड डिसास्टर्स. देन एक्वेटिक डिसास्टर्स, तो ऐसे डिसास्टर जो वाटर बॉडी में अकर होते हैं या वाटर की वजह से अकर होते हैं उनको ही एक्वेटिक डिसास्टर्स कहा जाता है. फॉर एन एग्जांपल फ्लड्स, टाइड्स, ओशियन करेंट्स एंड सुनामी. देन बायोलॉजिकल डिसास्टर्स, राइट. तो बायोलॉजिकल डिजास्टर्स में एपिडेमिक्स हो जाएंगे, राइट. इंसेक्ट अटैक्स हो जाएंगे और जो इंसेक्ट्स हैं या तो ये क्रॉप्स को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं. देन डिफरेंट क्या हो जाएंगे, वायरल इन्फेक्शंस हो जाएंगे, राइट. फॉर एन एग्जांपल बर्ड फ्लू, इबोला या सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा, राइट. नेक्स्ट इज मैन मेड डिसास्टर्स. तो देखिए डिसास्टर्स कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज फायर, एक्सीडेंट्स, epidemics etc are known as man-made disasters. इसमें भी हम यहाँ पर इनको भी क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे फिजिकल क्या हो जाएंगे, डिसास्टर हो जाएंगे. द फर्स्ट इज अर्थक्वेक, राइट. अब नाउ यू वुड से दैट कि सर अर्थक्वेक तो क्या है, एक नेचुरल डिसास्टर होता है. बट यस, अर्थक्वेक इज अ नेचुरल डिसास्टर, बट ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी जो अर्थक्वेक है ये अक्कर होते हैं, तो इसको बोला जाएगा ह्यूमन एक्टिविटी इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा, अर्थक्वेक हो जाएगा. फॉर एन एग्जांपल, राइट, जो जहां पर जो दो प्लेट्स होती हैं, राइट, जहां पर टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, राइट. सो जहां पर टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है वहां पर यदि हम डैम को कंस्ट्रक्ट करते हैं, नेशनल हाईवे को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, राइट, या कहीं पर जो फ्राइजाइल, राइट, जो लिथोस्फीयर होता है वो फ्रेजाइल होता है और वहाँ पर जो है ह्यूमन हैबिटेशन को अलाउ किया जाता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, अर्थक्वेक आता है. या इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा न्यूक्लियर टेस्टिंग, राइट. तो जब कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब को ड्रॉप किया जाता है या न्यूक्लियर टेस्टिंग की जाती है, सो दीज एक्टिविटीज की वजह से भी अर्थक्वेक होता है. सो दिस इज नोन एज ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक. देन लैंडस्लाइड हो जाएगा, सॉइल इरोजन. देन केमिकल डिसास्टर्स, राइट. अब डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से केमिकल लेबोरेटरी से इफ कोई भी केमिकल्स क्या हो जाता है, रिलीज होता जाता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, केमिकल डिसास्टर्स. सो रिलीज ऑफ टॉक्सिक chemicals and nuclear radiation is known as chemical disaster. Then biological disasters,
सी बायोलॉजिकल डिसास्टर किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जब एपिडेमिक्स या पेंडेमिक्स अराइज होती हैं या पॉपुलेशन का इंक्रीज होता है, सो दिस इज नोन एज बायोलॉजिकल डिसास्टर्स, राइट। तो स्पेशली जो जितनी भी डिसीजेज हैं, पेंडेमिक हैं या एंडेमिक्स हैं, वो बायोलॉजिकल डिसास्टर्स ही माने जाते हैं। नाउ वी विल स्टडी डिसास्टर्स वन बाय वन एंड द फर्स्ट इज अर्थक्वेक। ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि ये जो जितने भी डिसास्टर्स हैं, यू हैव टू स्टडी दीज डिसास्टर्स इन ज्योग्राफी, राइट। एंड सेकेंड इज दैट कि ज्योग्राफी में जब आप पढ़ते हैं तो आपका बेसिक्स क्या होता है, कंप्लीट होता है। फॉर एन एग्जांपल, यू वुड हैव स्टडीड द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यू हैव स्टडीड अबाउट द रॉक सिस्टम, राइट, you would have studied different natural phenomena. Therefore it is very easy to understand these disasters in geography, right. And ये हमारे मेंस के सिलेबस में भी है, right. We have to study these disasters in मेंस. So when जब आप इनको ज्योग्राफी में मेंस में पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपको इनको बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, राइट. बट हियर व्हाट आई वुड डू कि जो जितने भी डिसास्टर हैं उनका जो बेसिक कंसेप्ट है, राइट, जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट. तो बेसिक कंसेप्ट को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड वी विल फोकस ऑन फैक्ट्स, राइट. इनके जो फैक्ट्स हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इट इज माय प्रॉमिस दैट वॉट एवर जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है उससे रिलेटेड फैक्ट्स मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, राइट. साथ ही साथ जो इनके कंसेप्ट्स हैं उसको भी मैं आपको शॉर्ट में जो है एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है. तो इसीलिए हमको प्रीलिम्स के लिए जो है इनके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देखना है, राइट. सो द फर्स्ट इज अर्थक्वेक. व्हाट इज अर्थक्वेक? सी सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज नोन एज अर्थक्वेक, राइट. तो जब हमारी जो अर्थ की सरफेस होती है या एक तरीके से हम कह सकते हैं जो लिथोस्फीयर है, जब लिथोस्फीयर में सडन शेकिंग होती है, राइट, तो उसको ही क्या कहा जाता है, अर्थक्वेक कहा जाता है. सो सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज नोन एज अर्थक्वेक, राइट. और ये सडनली क्या करता है, स्ट्राइक करता है, जिसकी वजह से अर्थ के शेक होने की वजह से जो बिल्डिंग्स हैं या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है और डिस्ट्रॉयज हो जाता है, राइट. ये जब अर्थक्वेक जब कभी भी जो है ह्यूमन हैबिटेटेड एरिया में जब कभी भी अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से, राइट, दिस अर्थक्वेक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, राइट. और जब बिल्डिंग्स क्या होंगी, कोलैप्स होंगी, डिस्ट्रॉय होंगी, तो ऑब्वियसली उसमें जो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, वो भी बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होते हैं या उनकी जो है डेथ भी हो जाती है, राइट. अब अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक से रिलेटेड जो है टू टर्म्स हमको जो पढ़ना है जिसको एमपीपीएससी ने पूछ लिया है, राइट. सो द फोकस हैज बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, इन द प्रीवियस एग्जाम्स बाय एमपीपीएससी. सो you have to understand what is the difference between epicenter and focus. Focus क्या होता है, देखिए, the place from where seismic waves originate, right. तो जहां से जो seismic waves होती हैं, for an example S waves, P waves, right, and L waves. तो जहां से ये जो waves हैं ये originate होती हैं उसको ही क्या कहते हैं, focus कहते हैं. और जब ये seismic wave अर्थ सरफेस पर जहां पर सबसे पहले हिट करती हैं उसको क्या कहा जाता है, एपिसेंटर कहा जाता है. क्लियर? तो बिल्कुल इजी है, राइट. द प्लेस फ्रॉम वेयर सीस्मिक वेव्स ओरिजिनेट इज नोन एज फोकस एंड द प्लेस ऑफ सरफेस वेयर सीस्मिक वेव्स आर फर्स्टली फेल्ट उसको क्या कहा जाता है, एपिसेंटर कहा जाता है. अब अर्थक्वेक के कॉजेज क्या होते हैं, सो व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज फॉर अर्थक्वेक. तो जो कॉजेज हैं हम उनको नेचुरल कॉजेज में और ह्यूमन एक्टिविटीज में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, या आर्टिफिशियल कॉजेज में. सो द नेचुरल कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, द फर्स्ट इज टेक्टोनिक इंस्टेबिलिटी हो जाएगा, राइट. टेक्टोनिक इंस्टेबिलिटी क्या होता है, देखिए, जब कभी भी, राइट, दो जो प्लेट हैं, राइट, जब दो प्लेट या तो क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी, राइट, कन्वर्ज होंगी, या जो दो प्लेट हैं वो एक दूसरे से क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी, या दो जो प्लेट हैं
उनकी जो है वो एक दूसरे के पैरेलल क्या करती हैं, मूव करती हैं। सो इन तीनों ही कंडीशन में जहां पर बाउंड्री होती है, राइट, जहां पर बाउंड्री होती है जिसे बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है, यहां पर ये जो है अर्थक्वेक क्या होते हैं, अकर होते हैं, राइट। सो बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक इनस्टेबिलिटी, और वी कैन से दैट बिकॉज ऑफ द प्लेट कन्वर्जेंस, प्लेट डाइवर्जेंस, जो अर्थक्वेक है वो अकर होते हैं। देन सेकेंड वॉल्केनिक एक्शन, तो जब कभी वॉल्केनिक एरप्शन होता है उसकी वजह से भी अर्थक्वेक अकर होते हैं। देन मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स, राइट, चाहे प्लेट्स कन्वर्ज हो, डाइवर्स हो या पैरेलल क्या करें, मूव करें। देन फोल्डिंग एंड क्या हो जाएगा, फॉल्टिंग हो जाएगा। अब फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग क्या होता है, राइट, इसको ऐसे समझिए। देखिए जब कभी भी दो प्लेट्स क्या होंगी, एक दूसरे की ओर आएंगी, या जब कन्वर्जेंस होगा तो कन्वर्जेंस होने की वजह से ही फोल्डिंग होती है। और फॉर एन एग्जाम्पल हमारा जो हिमालय है, राइट, सो हिमालय इज द फोल्ड माउंटेन, राइट, विच इज द रिजल्ट ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ यूरेशियाई प्लेट एज वेल एज इंडियन प्लेट। देन क्या हो जाएगा कि जब कभी भी दो प्लेट क्या होंगी, डाइवर्स होंगी, राइट, तो उस स्थिति में यहाँ पर जो डिप्रेशन की क्रिएट होगा उसको फॉल्टिंग कहा जाता है। देन डिप्रेशन ऑफ जियोलॉजिकल गैसेस, राइट, सॉरी, सो डिस्पर्सन ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर जियोलॉजिकल गैसेस हो जाएगा, राइट। तो इसकी वजह से जो लिथोस्फीयर है उसमें प्रेशर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, तो इस डिस्पर्सन की वजह से भी जो है अर्थक्वेक अकर होते हैं। तो वॉल्केनिक एक्शन, टेक्टोनिक इंस्टेबिलिटी, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग एंड डिस्पर्सन ऑफ जियोलॉजिकल गैसेस, ये ऐसे नेचुरल कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से अर्थक्वेक अकर होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज में अगर हम देखें तो अनसाइंटिफिक ह्यूमन एक्टिविटीज, कभी भी जो बाउंड्री एरिया होता है या जहां पर टेक्टोनिक इंस्टेबिलिटी होती है, तो जहां पर टेक्टोनिक इंस्टेबिलिटी होती है वहां पर जो है डैम्स को, कैनाल्स को या फिर किसी ह्यूज बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने से भी जो है अर्थक्वेक अकर होते हैं। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डैम्स, रिजर्वर्स इन टेक्टोनिकली, राइट, अनस्टेबल रीजन। देन न्यूक्लियर टेस्ट हो जाएगा। एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड माइनिंग। यहाँ पर एक नोट आपको याद रखना है, ये प्रीलिम्स में पूछा गया है। द अमाउंट ऑफ जो रेडॉन है, रेडॉन इज अ नोबल गैस, राइट। सो आइडियली जो रेडॉन गैस है ये एटमॉस्फेयर में अवेलेबल नहीं होती है, बट द अमाउंट ऑफ रेडॉन गैस इंक्रीजेस इन द एटमॉस्फेयर बिफोर द अर्थक्वेक, राइट। नाउ लेट्स सी द अर्थक्वेक जोन्स इन इंडिया। और यहां से सीधा सीधा जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, राइट। अगर आप इंडिया का मैप देखें तो इंडिया के मैप में जहां पर टेक्टोनिक स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वहां पर अर्थक्वेक कम होंगे, एंड वेयर देयर इज टेक्टोनिक इनस्टेबिलिटी ओवर देयर वुड बी ह्यूज एंड स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स। तो इसी तरीके से जो है इंडिया में जो अर्थक्वेक्स हैं वो हिमालयन रीजन में अकर होते हैं। देन गंगेस इंडस रीजन में या गंगेस इंडस प्लेन रीजन में अकर होते हैं और पेनिनसुलर रीजन में होते हैं। अब हिमालयन रीजन में जो अर्थक्वेक अकर होते हैं उसके पीछे क्या कारण है, राइट। सो द मेन रीजन फॉर अर्थक्वेक हियर इज द कोलिजन और कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट विद द यूरेशियन प्लेट, जिसकी वजह से हिमालय फॉर्म हुआ है। और ये जो प्रोसेस है ये अभी भी कंटिन्यूसली जो है चल रही है। देयरफॉर जो हिमालयन रीजन में है इसमें सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। देन गैंगेस इंडियन रीजन हो जाएगा। द मेन रीजन फॉर अर्थक्वेक हियर इज द इम्बैलेंस ऑफ द रॉक्स इन द ग्राउंड। तो रॉक्स का इम्बैलेंस है जिसकी वजह से गंगेस इंडस जो प्लेन एरिया है वहां पर जो है अर्थक्वेक अकर होते हैं। देन पेनिनसुलर रीजन, द अर्थक्वेक अकर हियर ड्यू टू फॉल्ट्स। तो डिफरेंट फॉल्ट्स हैं जिनकी वजह से पेनिनसुलर रीजन में क्या होते हैं, अकर होते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है एमसीक्यू पूछा जाए तो हिमालयन रीजन में कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट की वजह से जो है अर्थक्वेक अकर होते हैं। गंगेस इंडस रीजन में देयर इज इम्बैलेंस ऑफ रॉक्स इन द लिथोस्फीयर, एंड पेनिनसुलर रीजन में क्या है, फॉल्ट्स हैं जिनकी वजह से अर्थक्वेक अकर होते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रीजन, राइट। अब देखिए प्रीवियसली इंडिया को 5 जोन्स में क्या किया गया था, 5
सीस्मिक जोन्स में क्या किया गया था, क्लासिफाई किया गया था। सो अर्लियर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो अर्लियर द इंडिया वाज डिवाइडेड इन 5 सीस्मिक जोन्स, बट द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैज डिवाइडेड 54% of the country area into 4 seismic zones, right? So Bureau of Indian Standard has divided जो इंडिया का 54% एरिया है उसको 4 सीस्मिक जोन्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है इंस्टीड ऑफ 5। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये मॉडिफाइड इंटेंसिटी स्केल पर क्या है, बेस्ड है, जिसमें सिंपली आपको ये याद रखना है कि जहां पर टेक्टोनिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी वहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी। फॉर एन एग्जांपल दिस इज़ अ हिमालय रीजन, तो इसी वजह से जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है यहाँ पर जो सिक्किम का एरिया हो जाएगा, राइट, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ पर जो है इसको सीस्मिक जोन किस में रखा गया है, 5th में रखा गया है, जहाँ पर 9 कैटेगरी के या 9 इंटेंसिटी के जो 9 इंटेंसिटी के अर्थक्वेक हैं वो अकर होते हैं, राइट। उसके बाद में ये जो इसी से जो एरिया है द एडजेसेंट एरिया टू 5th जोन 5th, उसमें क्या आते हैं, इसमें जो है जोन 5th में आते हैं जहां पर हाई इंटेंसिटी या 8 इंटेंसिटी के आते हैं, राइट। उसके बाद में क्या हो जाएगा, जोन 3rd, ये जो व्हाइट एरिया आपको दिख रहा होगा ये जोन 3rd हो जाएगा, जहां पर पेनिनसुलर इंडिया हो जाएगा, जो कोस्टल एरियाज हो जाएंगे, राइट। और ये क्या हो जाएगा, जोन 2nd हो जाएगा, जहां पर ये जोन 2nd में जो है मिनिमम इंटेंसिटी के जो एरियाज हैं वो कवर होते हैं। तो इस तरीके से अब अर्लियर अगर हम देखें, अर्लियर जोन 1st में उन प्लेसेस को इंक्लूड किया गया था जहां पर जो एक्टिविटी है या अर्थक्वेक है वो अकर ही नहीं होता है, बट अब इसको जोन 1st को क्या कर दिया, हटा दिया है। नाउ क्या हो जाएगा, जोन 2nd हो जाएगा। जैसे जैसे हम जोन 2nd से जोन 5th की ओर बढ़ेंगे, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक वुड आल्सो इंक्रीज। सो जोन 2nd में लो इंटेंसिटी या 6 और लेस इंटेंसिटी के जो अर्थक्वेक हैं वो अराइज होते हैं। इसमें कंट्री का 46 जो परसेंटेज एरिया है वो इसमें इंक्लूड होता है। तो इंडिया का टोटल जो 46 या 43, राइट, जो 43 to 46% जो एरिया है वो इसमें ही क्या होता है, इंक्लूड होता है, राइट। ये एरिया एग्जैक्ट नहीं है, राइट, फिर भी आप 43 से 46 के बीच में आप याद रखें। देन जोन 3rd, इसमें मॉडरेट इंटेंसिटी या 7 इंटेंसिटी के जो अर्थक्वेक है वो अराइज होते हैं, जैसे केरला, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पार्ट्स ऑफ पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। अगर आप जोन 4th और जोन 5th के जो एरियाज हैं वो रिमेंबर कर लेते हैं तो जोन 3rd के आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। देन क्या हो जाएगा, जोन 4th, जहां पर हाई इंटेंसिटी के जो अर्थक्वेक हैं वो अकर होते हैं। फॉर एन एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर की जो जहां पर टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, हिमालयन रीजन, तो जम्मू एंड कश्मीर, सम एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश, देन सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश, गंगा यमुना दोआब एरिया, बिहार, एरिया ऑफ महाराष्ट्र, राइट, राजस्थान, वेस्ट दिल्ली, यमुना बैंक, ईस्ट दिल्ली, राइट, देन मयूर विहार, लक्ष्मी नगर एंड गुड़गांव, जो कि इंडिया के 18% जो एरिया है वो किस में आता है, जोन 4th में आता है। देन क्या हो जाएगा, जोन 5th, जहां पर क्या होती है, हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक अकर होते हैं जिनकी इंटेंसिटी 9 या उससे ज़्यादा होती है। और इन एरियाज में क्या आते हैं, तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, राइट, जोन 5th में क्या हो जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, देन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, रन ऑफ कच्छ, राइट। अब इसमें से अगर आप देखें तो एक तो ये आप याद रखें जो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट एरिया है, राइट, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट एरिया जोन 5th में आता है। देन यहाँ पर एरियाज ऑफ क्या हो जाएंगे, सिक्किम हो जाएंगे, बिहार हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ उत्तराखंड, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, राइट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, और यहाँ पर जो गुजरात है
ये सीस्मिक जोन 5th में आता है, और ये अंडमान एवं निकोबार है जो कि जोन किस में आता है, 5th में आता है, और इसमें इंडिया का टोटल 12% एरिया जो है इससे अफेक्टेड है। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सुनामी। अब देखिए लार्जली होता क्या है कि जब किसी ओशियन या वाटर बॉडी में राइट अर्थक्वेक अकर होता है तो उसकी वजह से जो वेव्स हैं, ओशियन जो वेव्स हैं राइट, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जब ये वेव्स क्या होती हैं किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लेते हैं कि ये कोस्टल एरिया है, जब ये कोस्टल एरियाज में आएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत ही क्राइसिस सिचुएशन अराइज हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्लड की वजह से ह्यूमन एज वेल एज जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन जो है पूछ लिया गया कि ये किस वर्ड का है, तो ये जापानीज वर्ड है राइट। सो सिंपली tsunami is the Japanese word which means harbor wave, right? What is the definition of tsunami? Tsunamis are actually very long and vibrating sea waves which are generated by the effect of oceanic earthquakes, right? Oceanic earthquake के अलावा भी, तो यहाँ पर ये रीजन आप याद रखना, जैसे अगर सिंपली क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सुनामी, राइट? सो द रीजन बिहाइंड सुनामी इज ओशियनिक अर्थक्वेक, बट इसके अलावा भी और भी कॉजेज हैं। सो द कॉजेज ऑफ सुनामी, द फर्स्ट इज ओशियनिक अर्थक्वेक, जब किसी ओशियन में अर्थक्वेक अकर होता है तो उसकी वजह से जो ओशियनिक वेव है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि सुनामी का जो है सुनामी का रूप ले लेती है। देन सबमर्जेंस ऑफ सी बेड और सी फ्लोर, फॉर एन एग्जाम्पल कोई कोस्टल एरिया है, यहाँ पर सी फ्लोर या सी बेड अगर सबमर्ज हो जाता है तो उसकी वजह से भी जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वेव्स के रूप में टाइडल कोस्टल एरियाज में जो है इंटर कर जाता है। देन वॉल्केनिक क्या हो जाएगा, एरप्शन हो जाएगा। तो ओशियन में भी वॉल्केनिक एरप्शन हो या फिर फॉलिंग अ ह्यूज मेटर बॉडी, राइट, तो कोई भी ऑब्जेक्ट या जो मीटियोर है अगर वो ओशियन में क्या होता है, फॉल डाउन होता है, राइट, तो उससे जो है सुनामीज अकर होती हैं। देन फिर क्या हो जाएंगे, साइक्लोन्स हो जाएंगे ना। इससे इफेक्ट क्या होती है, तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि जब ह्यूज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर enters to coastal area or we can say that habitable area, तो वहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ है वो लार्ज स्केल पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, राइट। तो जब कभी भी जो सुनामी है, सुनामी एंटर्स टू हैबिटेट एरिया, तो वहाँ पर जो जितने भी ह्यूमन स्ट्रक्चर हैं, राइट, ह्यूमन स्ट्रक्चर हैं, रोड्स हैं, कैनाल्स हैं, ये क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। बट इतनी ज़्यादा हाइट का वाटर तो आता नहीं है, बट फिर भी अगर हम देखें तो सुनामी के अक्कर होने की वजह से जो कोस्टल एरियाज हैं उसमें क्या होती है, जो है फ्लडिंग की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। साथ ही साथ जो आसपास के जो एक्वेटिक लाइफ है या जो अदर के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी इससे क्या होते हैं, अफेक्ट होता है। ऑल्सो इससे प्रॉपर्टी का लॉस होता है, और सबसे ज़्यादा जो फर्क होता है वो किसको होता है, टूरिज्म इंडस्ट्री को होता है, क्योंकि जो जितने भी बीच होते हैं, राइट, तो वहाँ पर टूरिज्म एक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है। तो जब कभी भी सुनामी आती है तो उससे जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बैडली अफेक्ट होती है। साथ ही साथ जो पोर्ट्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऑल्सो लोगों को पर्टिकुलर क्या किया जाता है, वन प्लेस से अनदर प्लेस में क्या किया जाता है, जो है उनको रिहेबिलिट किया जाता है, राइट। सो ये सभी जो है प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। अब व्हाट इज या हाउ कैन बी कंट्रोल सुनामी, राइट। सो सुनामी को कंट्रोल करना इज नॉट कप ऑफ द टी ऑफ ह्यूमन, बट अगर हमको किसी तरीके से सुनामी की वार्निंग मिल जाए तो हम उससे जो ह्यूमंस हैं उनकी लाइफ को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। देयरफॉर the most effective way to avoid tsunami is the tsunami warning system, और इंडिया में 2007 से ही जो सुनामी वार्निंग सिस्टम है उसको इंस्टॉल किया जा चुका है। सो सिंस अक्टूबर 2007 इंडिया हैज स्टार्टेड द मोस्ट मॉडर्न सुनामी वार्निंग सिस्टम इन इंडियन ओशियन, right, which is capable of giving accurate information,
राइट, और यदि वी हैव एक्यूरेट इंफॉर्मेशन सो डेफिनेटली हम कोस्टल एरियाज को वेकेट कर सकेंगे एंड वी वुड बी एबल टू सेव द ह्यूमंस, राइट। नेक्स्ट, दिस सिस्टम विल बी, राइट, ये जो सिस्टम है ये इंटेंसिटी, डेप्थ और सेंटर को भी क्या कर सकता है, बता सकता है। तो इंडिया हैज स्टार्टेड द सुनामी वार्निंग सिस्टम since October 2007 and the system, this system has been installed at the Indian National Center for Ocean Service, right, in Hyderabad। तो ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं। Since 2016 tsunami warning system has been established in India, और ये कहाँ पर established है, Indian National Center for Ocean Information, हैदराबाद। Next is volcanic eruption। volcanic eruption क्या होता है, देखिए, जो अगर हम देखें हमारी अर्थ को, तो जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, तो सबसे जो ये क्या हो जाएगा, कोर हो जाएगा, ये क्या है, मेंटल है, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, क्रस्ट हो जाएगा। द सॉलिड अपर सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज क्रस्ट, राइट, और क्रस्ट और मेंटल मिलकर ही क्या बनाते हैं, लिथोस्फीयर बनाते हैं। तो द सॉलिड पोर्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज क्रस्ट, और इससे कुछ किलोमीटर दूर तक क्या होता है, मेंटल होता है, जिन दोनों के मिलने से क्या होता है, लिथोस्फीयर बनता है। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो ये है कि जो मेंटल होती है, राइट, मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है उसको क्या बोला जाता है, एथनोस्फीयर बोला जाता है, और इसी एथनोस्फीयर या एथनोस्फीयर पर जो है प्लेट क्या होती है, मूव करती हैं। तो कुल मिलाकर जो एथनोस्फीयर होता है इसमें ही क्या होता है, मैग्मा होता है, राइट, और बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटी, जहां कहीं पर भी अर्थ का वीकेस्ट पॉइंट होता है वहां से ये मैग्मा क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, और दिस प्रोसेस इज नोन एज वॉल्केनिक एरप्शन। तो सिंपली वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ कमिंग आउट magma from the atmosphere to the upper of the surface of the earth is known as volcanic eruption। और volcano क्या होता है, volcano जो पूरा का पूरा ये जो जहां से the area from where the lava comes out is known as volcano, right। तो दोनों में क्या है, डिफरेंस है। चलिए, तो ये जो डेफिनेशन है ये किसकी हो जाएगी, volcano की हो जाएगी। the hole or crack on the earth's crust through which hot gas, liquid lava, ash and water vapor are released is known as volcano, right, and the process in which magma comes out from the atmosphere to the surface of the earth is known as volcanic activity। अब इसमें volcano से रिलेटेड जो है कुछ टर्म्स जो है आपसे एग्जाम से में पूछी जाती हैं। द फर्स्ट इज क्रेटर। क्रेटर क्या होता है, तो क्रेटर को नॉर्मली हम क्या कहते हैं, माउथ ऑफ द वॉल्केनो भी कहा जाता है, राइट। सो द फनल शेप ऑन द टॉप ऑफ वॉल्केनिक कोन, राइट, सो द फनल शेप ऑन द टॉप ऑफ वॉल्केनिक कोन फ्रॉम विच volcanic lava gases erupts is known as crater, और generally this is known as the mouth of volcano। अब देखिए, जो क्रेटर होता है, अगर क्रेटर में जो है, क्रेटर यहां से क्या हो जाए, चोक हो जाए, राइट, और ऊपर से जो है वाटर इसमें क्या हो जाए, फिलअप हो जाए, तो इसको ही बोला जाता है क्रेटर लेक, राइट। व्हेन द क्रेटर इज फिल्ड विथ वाटर it is known as a crater lake। For an example, Lonar Lake। So Lonar Lake of Maharashtra is the example of crater lake। Then caldera। What is the caldera? देखिए, जो वॉल्केनो का माउथ होता है या जिसको हम क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं, जब क्रेटर में सबसिडेंस होता है, राइट, सबसिडेंस होता है, तो इसका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है, और इसी वाइड एरिया को ही क्या कहा जाता है, caldera कहा जाता है। So the more detailed form of crater which is formed as a result of collapse and explosion, right, explosion in the crater। तो explosion की वजह से या collapse की वजह से जो more detail और more wide form of crater होता है उसको ही caldera कहते हैं। For example, also caldera of Japan।
सो जो ओसो कॉल्डेरा है वो कहाँ पर है, जापान में है। ये MCQs के लिए आपको याद रखना है, राइट। सो ओसो कॉल्डेरा इज इन जापान। देन अमेरिका में देयर आर डिफरेंट कॉल्डेरा। देन फ्यूमरोल्स। अब फ्यूमरोल्स क्या होते हैं, देखिए जो वॉल्केनो होता है उसके अगल बगल में, राइट, क्रैक्स होते हैं जहां से गैसेस और वाटर वपूर जो है रिलीज होती है, उसको ही फॉर्मुलेस कहा जाता है, राइट। सो सच अ रीजन with the help of which gases as hot water are released, right, are known as fumaroles, right। और अगर हम देखें तो अलास्का में क्या है, 10,000 fumaroles हैं। नेक्स्ट इज साइक्लोन। अब साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन को समझने के लिए अगर हम देखें, सो देखिए अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में लो प्रेशर एरिया है और उसके अगल बगल में क्या है, हाई प्रेशर बेल्ट है, तो ऑब्वियसली जो विंड है वो हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट की ओर क्या करती हैं, मूव करती हैं। और इसी वजह से जो विंड्स हैं वो सर्कुलर फॉर्म में क्या करती हैं, मूव करती हैं, और इसको ही क्या कहा जाता है, साइक्लोन कहा जाता है। और साइक्लोन में जो स्पीड ऑफ विंड होती है वो बहुत ही क्या होती है, फास्ट होती है। तो नॉर्मली इस साइक्लोन, जब ये साइक्लोन जो है, अगर ये साइक्लोन ओशियन पर, ओवर द ओशियन क्या होता है, फॉर्म होता है, तो ओशियन में जो भी शिप हैं उनको ये सिंक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। वही जब ये साइक्लोन किसी भी कोस्टल एरिया को हिट करता है तो वहाँ पर जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि द स्पीड ऑफ विंड इज़ वेरी मच, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है स्ट्रक्चर डैमेज हो जाते हैं। ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव ऑफ रेनफॉल, फ्लडिंग की कंडीशन भी क्रिएट होती है और लोगों को जो है एवेक्यूएट भी करना पड़ता है, राइट। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंसेप्ट हो जाएगा, राइट। तो व्हाट इज अ साइक्लोन, सी cyclones are the centers of low atmospheric pressure. So cyclones are the centers of low atmospheric pressure in which the air pressure increases from the center to the outer areas, right, and consequently wind flows from outside to the center, right। तो जो सेंटर है उससे आउटसाइड एरिया की ओर जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है, इसलिए सर्कुलर फॉर्म में विंड्स आती हैं, right। So cyclones are the centers of low atmospheric pressure in which the air pressure increases from center to outer areas. Consequently, winds flow from outer to the center with maximum speed and this is known as cyclones, right। अब जो साइक्लोन की डायरेक्शन होती है, मूव करने की जो डायरेक्शन होती है, वो दोनों ही जो जितने भी जो दोनों ही जो हेमिस्फीयर हो जाएंगे उनमें क्या होती है, अलग अलग होती है। द साइक्लोन विंड्स, राइट, द साइक्लोन्स विंड्स ब्लो एंड एंटी क्लॉकवाइज, इन क्या हो जाएगा, तो यहां पर ये एंटी क्लॉकवाइज जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें एंटी क्लॉकवाइज इनकी डायरेक्शन होती है, राइट, विंड्स की। सो इन साइक्लोन्स विंड्स ब्लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन in northern hemisphere and clockwise direction in southern hemisphere। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। सो विंड्स की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होती है और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होती है, राइट। साथ ही साथ ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज साइक्लोन्स को भी टेम्परेट साइक्लोन में और ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्लासीफाई किया जाता है। इनका शेप या तो इलिप्टिकल होता है और कैसा होता है, वी शेप्ड होता है, राइट। अब जो साइक्लोन के इफेक्ट क्या होते हैं, द फर्स्ट थिंग इज दैट कि इफ देयर इज अ साइक्लोन, और अगर जब ये साइक्लोन क्या करता है, किसी कोस्टल एरिया को क्या करता है, हिट करता है, तो उससे सेटलमेंट है या जो पोर्ट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो व्हेन साइक्लोन्स हिट द कोस्टल एरिया, वहाँ पर कोस्टल एरिया में जो भी सेटलमेंट्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऑल्सो जो सिटीज़ के बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जैसे रोड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है,
ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, राइट। हैवी रेनफॉल से जो है फ्लडिंग की कंडीशन अफेक्ट होती है, राइट। साथ ही साथ एग्रीकल्चरल जो है वो बैडली अफेक्ट होता है। ऑल्सो यहाँ पर फ्लड होने की वजह से एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होते हैं, राइट। लोगों को कोस्टल एरिया से एवैक्यूएट किया जाता है। ऑल्सो ये कंडीशन अगर जो है 10 to 15 डेज या 7 to 8 डेज तक भी अकर होती है तो उससे एपिडेमिक अराइज होने की पॉसिबिलिटीज होती हैं, राइट। देन इकोनॉमिक लॉस होता है, ऑल्सो एनवायरमेंट का भी लॉस होता है, राइट। अब साइक्लोन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो इसके लिए भी क्या है, वार्निंग सिस्टम, राइट। सो इफ वी हैव एक्यूरेट वार्निंग ऑफ साइक्लोन देन डेफिनेटली वी कैन evacuate people from the coastal areas। और वर्तमान समय में जो साइक्लोन वार्निंग सिस्टम है वो बहुत ही एक्यूरेट है, जिसकी वजह से ही जो ओडिशा है, तमिलनाडु है, गुजरात है, वहाँ से लार्ज स्केल पर लोगों को एवैक्यूएट किया जाता है, राइट। सो साइक्लोन फोरकास्टिंग इज डन बाय द रीजनल स्पेशल मीटियोरोलॉजिकल सेंटर दिल्ली अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, राइट। तो इंडिया में साइक्लोन फोरकास्टिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस रिस्पॉन्सिबल है एंड दिस फोरकास्टिंग इज डन बाय द रीजनल स्पेशल मीटियोरोलॉजिकल सेंटर दिल्ली, राइट। और इंडिया में द नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट जो है इंप्लीमेंट हो चुका है। सो द नेशनल साइक्लोन risk mitigation project is being implemented by National Disaster Management Authority NDMA under the aegis of Ministry of Home Affairs in coordination with the respective state government, right, and the National Institute of Disaster Management, right। Now landslides, right। अब landslides क्या होती है हम उनको समझते हैं। देखिए जब मासेस ऑफ रॉक्स, राइट, जब मासेस ऑफ रॉक्स है या जो डेब्रिस है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जैसे लेट से इसको एग्जांपल से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, राइट, दिस इज अ रॉक, राइट। अब अगर इसका वेग क्या हो जाए, यहाँ पर वीक हो जाए, तो ये जो रॉक का डेब्रिस है या जो पूरी की पूरी रॉक का पोर्शन है ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होगा, नीचे की ओर ये स्लाइड होगा और इसी इंसिडेंट को क्या कहा जाता है, राइट, लैंडस्लाइड्स कहा जाता है। इसका इफेक्ट ये है कि जब ये रॉक या जो डेब्रिस है ये स्लाइड करके नीचे की ओर आएगी तो इसके अगर वे में कोई भी व्हीकल होता है या कोई भी रोड होता है वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। इस वजह से जो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है या फिर जो जितने भी हिली एरियाज हैं, राइट, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन और जो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो लैंडस्लाइड से क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, राइट, द स्लिपिंग ऑफ मासेस ऑफ रॉक्स, अर्थ और डेब्रिस डाउनवर्ड्स ऑन द माउंटेन स्लोप्स और बैंक्स ऑफ रिवर इज नोन एज अ लैंडस्लाइड, राइट। The occurrence of landslide in the mountain areas is increasing day by day, right? The impact of landslides on the people in the mountain is clearly visible in Uttarakhand, Himachal Pradesh, etc. etc. क्योंकि इससे वहाँ का टूरिज्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होता है, right? So what are the effect? The first is जो रेसिडेंशियल, अगर किसी हिली एरियाज में ह्यूमन हैबिटेशन है और लैंडस्लाइड्स होता है तो वहाँ पर जो जितने भी रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऑल्सो लैंडस्लाइड की वजह से कभी कभी रोड्स हैं, कैनाल्स हैं, राइट, या ब्रिजेस हैं, राइट, वो डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी जो है अवेलेबल नहीं हो पाती है। एग्रीकल्चरल अफेक्ट होता है। ऑल्सो अगर जैसे कभी जो है फ्लडिंग भी ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ एम्बार्कमेंट्स ऑफ द वाटर सोर्सेज, जो फ्लड है वो भी अराइज हो जाती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे टूरिज्म भी क्या होता है, अफेक्ट होता है। पर्टिकुलर एरियाज में अगर जो है लैंडस्लाइड्स होती हैं तो उनको या वहां पर जो लोग हैं वो विजिट करने के लिए कम जा पाते हैं। नाउ लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज इन इंडिया, राइट। अब देखिए जैसे हमने अर्थक्वेक को समझा था बिल्कुल वैसे ही इंडिया के वो पर्टिकुलर रीजन्स जहां पर टेक्टोनिक एक्टिविटी ज्यादा होगी वहां पर लैंडस्लाइड जो है अकर होंगे,
राइट। तो इस तरीके से ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज इन इंडिया, द फर्स्ट इज हाईएस्ट, राइट, the highest vulnerable areas, right? So the highest vulnerable areas, or we can say that the highest landslide prone areas of India are young mountains ranges of Himalayas, क्योंकि हिमालय के जो जहाँ पर हिमालय है वहाँ पर टेक्टोनिक एक्टिविटी एक्टिव है। देन अंडमान एवं निकोबार आइसलैंड्स, स्टीप स्लोप्स ऑफ नीलगिरी माउंटेन रेंज, देन एरियाज विद हाई ह्यूमन एक्टिविटी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, फॉर एन एग्जाम्पल अरुणाचल प्रदेश। तो ये हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट वल्नरेबल, या फिर हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज है। सेकंड क्या हो जाएगा, हाई वल्नरेबल एरियाज, जिसमें जितने भी हिमालयन स्टेट्स हैं वो आ जाते हैं, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। देन मीडियम और लो वल्नरेबल एरियाज, इसमें लो रेनफॉल एरियाज ऑफ लद्दाख, राइट, अरावली हिल्स, रेन शैडो एरियाज ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, क्योंकि रेन शैडो एरियाज में रेनफॉल होता ही नहीं है, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी कम होती है। देन दक्कन प्लेटू। देन अदर एरियाज में क्या हो जाएगा, कोस्टल एरियाज ऑफ राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, साउथ इंडिया, साउथ इंडियन जो है स्टेट्स हो जाएंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट इज एवेलांस, राइट। तो एवेलांस जो है वो लैंडस्लाइड के समान ही होता है, बट एवेलांस में क्या होता है, जो स्नोफॉल है या स्नो जो है ग्लेशियर्स होते हैं वो एक तरीके से क्या होते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जब कोई भी ग्लेशियर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसकी जो टिप होती है या जो स्लोप होता है वो क्या करता है, स्लाइड करता है, तो उसको ही क्या कहते हैं, एवेलांस कहते हैं, राइट। सो रैपिड फॉल ऑफ, राइट, rapid fall of snow or ice due to extremely steep slope in high mountain areas is known as avalanche, right। अब avalanche जोन को इंडिया में 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला क्या हो जाएगा, रेड जोन हो जाएगा, सेकंड ब्लू जोन हो जाएगा, एंड थर्ड क्या हो जाएगा, येलो जोन हो जाएगा, राइट। तो रेड जोन क्या होता है वो समझते हैं। रेड जोन जो है हाई रिस्क एरिया होता है, तो रेड जोन में हाई रिस्क एरिया होता है जहां पर एवलांस कभी भी अकर हो सकता है। देन ब्लू जोन, जहां पर प्रोटेक्टिव मेजर कैन बी टेकन इन द इमरजेंसी सिचुएशन, एंड थर्ड क्या हो जाएगा, येलो जोन हो जाएगा जहां पर लो रिस्क होती है। नाउ लेट्स स्टडी फ्लड। फ्लड को तो आप अच्छे से समझते होंगे, फ्लड क्या होता है, राइट। व्हेन अ रिवर ओवरफ्लोज, राइट, when a river overflows its banks and water spreads in surrounding areas is known as flood, या फिर हम कह सकते हैं कि the inundation of an area by water, right। so the inundation of area by water is known as flood, या normally जब रिवर का जो वाटर है वो अपने बैंक्स को ब्रेक करके जो हैबिटेड एरिया है उनमें स्प्रेड हो जाता है, तो उसको ही क्या कहा जाता है, फ्लड कहा जाता है। अब जो फ्लड अफेक्टेड एरिया है उनको हम 3 कैटेगरी में जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट इज लोअर गंगेस ब्रह्मपुत्रा वैली और प्लेन्स। तो जो गंगा ब्रह्मपुत्री, राइट, जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैं, ये जो वैली है उसके लोअर रीजन में मैक्सिमम फ्लड आती है। सो द मोस्ट फ्लड अफेक्टेड एरिया ऑफ इंडिया इज लोअर गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। और इसका कारण क्या होता है या इसमें इंक्लूड कौन है, सबसे पहले बिहार, फिर असम, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द फर्स्ट रीजन इज हैवी रेनफॉल की वजह से फ्लड आती है। देन लार्ज वाटर कैचमेंट एरिया, राइट। तो इनका जो लार्ज वाटर कैचमेंट एरिया होता है, इसीलिए किसी भी पर्टिकुलर एरिया में रेनफॉल होती है तो उससे फ्लडिंग की कंडीशन अकर होती है। देन थर्ड एंड विच इज द मोस्ट ह्यूज सिल्ट एक्यूमुलेशन। ह्यूज सिल्ट एक्यूमुलेशन की वजह से जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रिवर है वो रिड्यूस होती है। देन चेंज ऑफ कोर्स बाय रिवर, फॉर एग्जांपल कोसी, देन हाई लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। देन सेकंड में क्या हो जाएगा, यहाँ पर महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी डेल्टास, राइट। तो दीज महानदी, कृष्णा, गोदावरी और जो कावेरी डेल्टास हैं हैविंग लो लैंड एंड जेंटल क्या होते हैं, स्लोप होते हैं। तो ये
इनका लो लैंड होता है और जेंटल स्लोप होते हैं, जिसकी वजह से इनकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है। इस वजह से जब भी हैवी रेनफॉल होता है तो फ्लडिंग अकर होती है। देन बिकॉज ऑफ साइक्लिक रेन, देन एंट्री ऑफ सी वाटर इनटू क्या हो जाएगा, कोस्टल एरियाज हो जाएगा। और अदर एरियाज में क्या हो जाएगा, अदर एरियाज इंक्लूड सम एरियाज ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर वैली, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान, राइट। नाउ ड्रॉट, आप समझिए ड्रॉट क्या होता है कि सी देखिए, वेन एवर देयर इज अ मिनिमम रेनफॉल द ड्रॉट सिचुएशन अकर्स, राइट। और इसके लिए आपको एक जो वर्ड याद रखना है, वो कितना याद रखना है, 25 सेंटीमीटर। सो वेन एवर देयर इज अ रेनफॉल लेस देन 75 फॉर अ पीरियड ऑफ 2 and 3 years, तो उसको ही क्या कहा जाता है, ड्रॉट प्रोन एरिया कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, राइट, द रेनफॉल डेफिशिएंसी, the rainfall deficiency during a long period over a large area is known as drought. Drought is a natural calamity that results from the absence of normal or average rainfall for a season or more seasons. अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स और मैनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात रिमेन अफेक्टेड बाय द ड्रॉट, राइट। अब ड्रॉट के अफेक्ट क्या होते हैं, राइट। तो ड्रॉट का पहला क्या अफेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, सो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वाटर, जो वाटर बॉडीज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ड्राई अप हो जाती हैं। सो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रेनफॉल वाटर बॉडीज ड्राई अप, और जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं, इससे सफर करते हैं। सेकेंड क्या हो जाएगा, ड्यू टू ह्यूज रिडक्शन इन एग्रीकल्चर, अब रेनफॉल नहीं होगा तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी, और अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में डिक्रीज होता है तो उससे फूड शॉर्टेज जो है अराइज होता है, एंड दिस विल लीड टू हंगर एज वेल। फिर जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी शॉर्टेजेस हो जाती है, राइट, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग डिसीजेस इन क्रॉप इंक्रीजेस, राइट। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन फिश प्रोडक्शन, तो अगर जो वाटर बॉडीज हैं वो अगर ड्राइव हो जाएंगी तो फिश का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट। सो ये है जो अगर हम देखें तो मेजर इफेक्ट क्या है कि इससे फूड की क्या हो जाती है, शॉर्टेजेस हो जाती है, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड डिफरेंट disasters of India. In upcoming lecture we will study disaster management. Till then, thank you.